जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और मैं जोधपुर के किले घूम रहा हूँ। उमैद भवन, मेहरानगढ़ फोर्ट, ऐसी कुछ जगहें घूम रहा हूँ। और थोड़ा सा गर्मी यहाँ पे ज़्यादा है दिल्ली के मुकाबले में, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो आप लोगों के लिए बना ही दूँ। और जैसा कि मैं आज दिन भर देख रहा था घूमते घूमते, निफ्टी ने तो काफ़ी ख़तरनाक शुरुआत दी थी, क्योंकि कल जिस तरीके से यूएस मार्केट में क्रैश हुआ है, नैस्डैक लगभग 12% डाउन आ चुका है। और नैस्डैक म्यूचुअल फंड या नैस्डैक ईटीएफ खरीदने की भी एक अपॉर्चुनिटी मैं तलाश रहा था, ताकि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाए। इंडियन इक्विटीज़ तो रहेंगी 80%, और 80 to 90% प्लस 5 7 या 10% में गोल्ड और नैस्डैक का ईटीएफ या नैस्डैक म्यूचुअल फंड लेने की मैं सोच रहा था। तो देखते अभी नैस्डैक में तो काफ़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि अप्रैल तक हमारे ट्रम्प साहब कुछ भी हरकतें कर सकते हैं। तो अब यूएस मार्केट में गिरावट भी शुरू हो गई है, और आई थिंक उसका एक इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी पड़ रहा है। लेकिन इंडियन मार्केट में इतना कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन एनालिस्ट का और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जब यूएस मार्केट भी गिरने लगेगी तो फिर वो पैसा निकल कर इंडियन मार्केट में आएगा। हालांकि ऐसा होता ही नहीं होता, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह शुरुआत हुई थी, लोगों को एक डर तो बहुत तगड़ा लगा था कि भैया हमारी मार्केट भी क्रैश होगी। लेकिन हमारी मार्केट वैसे ही इतना पिटी हुई है, अब उसके पास पिटने के लिए बचा ही किया है। देखो, डरता वो है जिसके पास कोई कुछ चीज़ खोने के लिए हो। जो वैसे लूटा पिटा है वो क्या ही खोएगा। तो इस तरीके से आपने देखा था, आज निफ्टी जो है 37 पॉइंट बढ़त के साथ बंद हुआ है, जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि दुनिया भर के मार्केटों में कल गिरावट देखने मिली, खासकर यूएस मार्केट। और सेंसेक्स जो है 12 पॉइंट घटा है। बैंक निफ्टी में 362 पॉइंट गिरावट हुई है, और इसका मुख्य कारण है इंडसइंड बैंक, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कल। अब तो चलिए, अब अच्छा, यहाँ पे यूएस की मार्केट खुल चुकी है, तो वहाँ पे रिकवरी शुरू हो गई है, तो कल का तो नहीं दिखा पाऊँगा मैं अब। फ़िलहाल बात करते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, जिसकी कल काफ़ी पिटाई हुई है। तो कल हमारा जो ग्रो मनी ऐप पे जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, उसमें 32,000 की लगभग नोशनल लॉस हुआ है। जो टोटल रिटर्न हुआ है 3,77,000 है। 27,45,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, और 23,68,000 मेरे पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू है जो ग्रो मनी ऐप पे है। आइए एक बार देख लेते हैं किस किस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ने कितना नुकसान दिया है। तो कल सभी ने नुकसान दिया, आप लाइन से देख सकते हैं। पराग पारिक ने सबसे कम दिया, फिर निपॉन इंडिया लार्ज कैप, एफडीएससी लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल, बंधन कोर, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसी प्रुडेंशियल, भारत 22, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एचडीएफसी मिड कैप, क्वांट मिड कैप, कोटक। आप देखते जाइए, कल तो कोई पॉजिटिव में है ही नहीं, तो सबकी पिटाई हुई है। और सबसे ज़्यादा पिटाई वाले स्मॉल कैप और मिड कैप आपको नीचे नज़र आएंगे। और मोतीलाल ओसवाल ने तो नीचे ही जगह बना ली है, नीचे के टॉप 1 या 2 में उसने अपनी जगह बना ली है परमानेंटली। कुछ भी हो, उसने कहा मुझे तो पिटना ही पिटना है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने। तो वो तो नीचे ही घुस रखा है एकदम। बाकी लोग ऊपर नीचे करते रहते हैं। फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा गिरा हुआ देख रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा चढ़ा हुआ भी था। लेकिन मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने तो जिस दिन सब चढ़ रहे हैं उस दिन भी वो पिट रहा है, जिस दिन सब पिट रहे हैं उस दिन भी वो पिट रहा है। तो उसने तो अपनी जगह फिक्स कर ली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने, कि मार्केट कहीं भी जाए मैं तो पिटाई खाऊंगा। तो चाहे मार्केट ऊपर जाए वो पिट रहा है, चाहे मार्केट नीचे जाए वो पिट रहा है। और देर इज़ अ क्वाइट बिट ऑफ पॉसिबिलिटी कि आज बाकी शेयर्स म्यूचुअल फंड चढ़ जाएं, लेकिन मोतीलाल ओसवाल फिर पिट रहा हो। खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ना हो। और ये सब मिल मिला के आपने देखा कि कल 32,000 का लगभग मुझे नोशनल लॉस हुआ है। आइए देख लेते हैं कल हमारे एफआईआई और डीआई भाइयों ने क्या किया। तो एफआईआई ने कल देखा जाए तो लगभग 485 करोड़ की सेलिंग करी है कैश में, और 263 करोड़ की बाइंग करी है हमारे डीआई ने। तो मोटा मोटा आसपास ही खेल रहे हैं ये, जितना एक बाय करता है उतना दूसरा सेल कर देता है। और मार्केट जो है रिटेलर्स के भरोसे छोड़ रखी है फिलहाल। और कल इतनी कम सेलिंग क्यों हुई है, उसकी वजह क्या है मुझे अभी तक नहीं पता, क्योंकि मैं तो घूमने में बिजी हूँ, तो मैं समहाउ इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाया। लेकिन अगर आप लोगों को बता सको कमेंट सेक्शन, तो प्लीज़ बता देना कि कल कल हमारे एफआईआई साहब ने इतना कम सेलिंग क्यों करी है। कोई ब्लॉक डील वगैरह हुई है उसकी वजह से बाइंग ज़्यादा हुई है? तो क्या है वजह, क्योंकि इतना कम सेलिंग होनी नहीं चाहिए थी। और क्या ये ट्रेंड रिवर्सल का इशारा है कि यूएस मार्केट में भारी करेक्शन आ रहा है, तो वहाँ पैसा ना डाल के आप दोबारा इंडियन मार्केट जो ऑलरेडी पिटी हुई है वहाँ डालने के लिए? जो कुछ है अगर आपके पास ऐसी न्यूज़, तो वो हेल्प कीजिएगा मेरी। आज तो मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ जोधपुर, तो इतना ज़्यादा मुझे समय नहीं मिला इतना रिसर्च करने का। आइए देख लेते हैं अपने कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ की आज पिटाई हुई है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आ जाते हैं, और
क्लिक किया तो देखते हैं कि आज हमारे निफ्टी 50 साहब जो हैं 0.17 की बढ़ोत, बहुत बढ़िया। मिड कैप 50 0.93% अप, बहुत बढ़िया। मिड कैप 100 0.67% अप, बहुत बढ़िया। मिड कैप 150 0.42% अप, बहुत बढ़िया। तो लार्ज कैप भी ऊपर है आपका, मिड कैप भी लगभग लगभग 0.6% ऊपर है, कि अगर मैं ब्रॉडर लेवल का पकड़ लूँ तो 0.5% तो ऊपर है मिड कैप। लेकिन गड़बड़ दिख रही है स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप 100 जो है नेगेटिव 0.8% डाउन है, स्मॉल कैप 50 0.62% डाउन है, स्मॉल कैप 250 जो ब्रॉडर इंडेक्स है वहाँ पे भी 0.65% की गिरावट है। यानी कि जितना मिड कैप बढ़ा है उतना ही लगभग स्मॉल कैप घट गया है। तो मिलीजुली सी सरकार बनी है आज, देखते हैं क्या होता है। कल पोर्टफोलियो थोड़ा सा अप भी हो सकता है, थोड़ा सा डाउन भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करेगा कि कितना लार्ज कैप है हमारे पास। तो ग्रो वाले पोर्टफोलियो में लार्ज कैप कम है और मिड के स्मॉल ज़्यादा है, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ा सा गिरावट हो सकती है। लेकिन इंड मनी ऐप में लार्ज कैप ज़्यादा है, आई थिंक वहाँ पे गिरावट नहीं होनी चाहिए। खैर क्या होता है सिनेरियो तो कल पता चल जाएगा, लेकिन मोटा मोटा आज पोर्टफोलियो नो प्रॉफिट नो लॉस, या थोड़ा सा प्रॉफिट या थोड़े से लॉस में ही बंद होगा। और कल तक आपको बताते हैं क्या होगा सिचुएशन। तो बढ़िया और मज़ेदार खबर, बढ़िया तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आज जब मैं घूम रहा था तो मैंने देखा कि भाई मेरे एक दोस्त का मेरे पास मैसेज आया। तो वो मेरे से बोला कि भाई ज़रा देख इंडसइंड बैंक में क्या हो रहा है। तो मैंने कहा इंडसइंड बैंक में क्या हो रहा है भाई, ऐसा क्या हो गया इंडसइंड बैंक, वो तो वैसे ही बेचारा बहुत पिटा हुआ था। तो आज आज के सिचुएशन ऐसी है कि आज मुझे 3.26% का नोशनल लॉस हुआ है, और ये बहुत तगड़ा लॉस हुआ है एक दिन में शेयर्स के पोर्टफोलियो में, लगभग 5800 रुपये का। तो मैंने देखा डाबर ने मुझे 42 रुपये का मुनाफा दिया है, एच डी एफ सी स्मॉल कैप ई टी एफ ने मुझे 9 रुपये का नुकसान दिया, मामूली सा ये। इरकॉन ने 150 रुपये, ठीक ठाक है। सी पी एस सी ई टी एफ ने 79 रुपीज़ का नोशनल गेन दिया है। मिड कैप के ई टी एफ ने 1.5 रुपये का नोशनल गेन दिया है। बैंक बीज ने 66 रुपीज़ का नोशनल लॉस दिया है। जीनियस पावर ने 18 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। टाटा मोटर्स ने 2 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। निफ्टी बीज ने लगभग 12 रुपये का नोशनल प्रॉफिट दिया है। रिलायंस ने लगभग 670 रुपये का नोशनल प्रॉफिट दिया है। लेकिन कहानी गड़बड़ा गई है इंडसइंड बैंक में। तो इसीलिए मैं शेयर्स लेना कम प्रेफर करता हूँ, और मैं सिर्फ लार्ज कैप के शेयर्स लेता था। लेकिन अब देखो किस्मत इतनी ख़राब चल रही है कि लार्ज कैप के शेयर्स ऐसी पिटाई हो रही है जैसे वो स्मॉल कैप बन रखे। पहले तो टाटा मोटर्स की पिटाई होगी 50%, वो घट गया। अब इंडसइंड बैंक की पिटाई हो रही है। तो बाबूजी आज 27% कूद गए अपने हाई से नीचे। तो ऐसे मैंने फिर गूगल करके पता किया कि कुछ इरेगुलेटरीज, जो डेरिवेटिव मार्केट से रिलेटेड कुछ इरेगुलेटरीज, ऐसा कुछ पढ़ पाया मैं चलते चलते, क्योंकि मैं तो भवन और फोर्ट्स घूम रहा था जोधपुर में। तो मैंने कहा यार ये किस तरीके की इरेगुलेटरीज इंडसइंड बैंक ने कर दी हैं, और इससे यू नो इन्वेस्टर का ट्रस्ट और भरोसा टूटता है। और बैंक से जब भरोसा टूटता है ना, फिर उनके शेयर्स की बहुत पिटाई होती है। तो एक बार को अगर आपके मन में आज आया हो कि हम एवरेज कर लेते हैं, या 26-27% एक ही दिन गिर गया हम खरीद लेते हैं, तो भैया ऐसी गलती मत करना। मुझे लग रहा है ये 500 के आसपास जाएगा सीधा, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटता है ना, तब बैंकिंग शेयर्स की बहुत बुरी तरह पिटाई होती है। और ये तो हमारे पोर्टफोलियो में भी है अनफॉर्चुनेटली। चलिए कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, ऐसी कोई दुख मनाने वाली बात नहीं है। थोड़ा लंबा होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली एवरेजिंग करनी पड़ेगी। एवरेजिंग इसमें ना करके मैं निफ्टी बीज या बैंक बीज में कहीं एवरेज करके वैसे करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें एवरेज करना तो मुझे बहुत रिस्की लग रहा है। क्योंकि जब इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटता है ना, फिर स्टॉक की कितनी पिटाई हो सकती है कोई नहीं जानता। तो आज बैंक निफ्टी जो टूट रहा है वो इसी की वजह से टूट रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक शेयर है बैंक का जिसका नाम है इंडसइंड बैंक, वो 27% कूद गया। ये लार्ज कैप शेयर है दोस्तों, ये कोई मिड कैप कंपनी नहीं है, ये कोई स्मॉल कैप कंपनी नहीं, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि आपने कोई गलत पिक कर लिया, या मैंने कुछ गलत पिक कर रखा है, या आप में से बहुत सारे लोगों के पास इंडसइंड बैंक होगा। तो आपने कुछ गलती नहीं कर रखी, आपने एक निफ्टी 50 का लार्ज कैप का बैंक उठा रखा है। बिल्कुल बढ़िया डिसीजन है आपका। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगर लार्ज कैप का बैंक की 27% एक दिन में कूद जाए तो आप क्या कर सकते हैं। इतना तो पिछले 2 महीने में हमारे स्मॉल कैप और मिड कैप नहीं कूदे। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, वो नहीं कूदे। ये भाई साहब अकेला शेयर ही कूद गया 27% एक ही दिन में, वो भी लार्ज कैप का। तो अब ये कह सकते हैं बैड लक, पूरी प्योर प्योर बैड लक, और पूरी बुरी किस्मत है हमारी कि हमारे साथ ऐसा हो गया। चलिए ठीक है, अब जो हो गया है उसमें अब हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आगे ध्यान रखेंगे इसका, और स्ट्रेटेजिकली इसको कहीं ना कहीं एवरेज करने की कोशिश करें। या तो इसको एवरेज करेंगे, या इसके बदले कुछ और लेकर उसके उसके प्रॉफिट के साथ इसके लॉस को सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दबाजी में तो अब इसे नहीं बेच सकते, क्योंकि इसमें हम लंबा ट्रैप हुए हैं। तो इसी तरीके से ट्रैप होते हैं दोस्तों। देखो कभी कभी लार्ज कैप में भी ट्रैप हो जाते हैं, और अगर आपके पास मिड कैप और स्मॉल कैप है, वहाँ तो
आप समझिए आप बिल्कुल ही गए वहाँ, तो वापसी कोई उम्मीद ही नहीं होती। देखिए इतने फॉल के बाद भी आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग कि इंडसइंड बैंक वापस ऊपर आ जाएगा, 1 साल 1.5 साल 2 साल इट विल कम बैक। लेकिन अगर ऐसा आपके मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ हो जाए तो फिर वहाँ से रिकवरी नामुमकिन है। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि रिकवरी होती है। और आइए चलते हैं अपने इंडसइंड मनी बैंक के इंडसइंड ऐप के पोर्टफोलियो में। कल जो है इस पे लगभग 1% का नुकसान हुआ है। 1,51,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, ओवरऑल पोर्टफोलियो 1,44,000 है, लगभग 4 साढ़े 4% का नुकसान है। और 77,100 की मेरी एसआईपी लगी हुई है, जिसमें 19,000 की एसआईपी पूरी हो चुकी हैं। और आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से एसआईपी मेरी आज कट रही हैं, कट चुकी हैं बल्कि। निपॉन इंडिया लार्ज कैप की मेरी एसआईपी आज कट चुकी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप की ये डेली वाली एसआईपी हैं दोनों की, ये भी कट चुकी है। एडलवेस स्मॉल कैप जो मेरी रेगुलर एसआईपीज़ हैं वो भी कट गई है आज। और कल मेरी एचडीएफसी मिड कैप के एसआईपी कटने वाली है। इंडियन पॉन इंडिया लार्ज कैप की भी एसआईपी कटने वाली है। टाटा गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड की ये तो परसों कटने वाली है। तो इस तरीके से एसआईपीज दोस्तों लाइंड अप है। तो स्ट्रेटजी वैसी की वैसी काम कर रही है। अपनी जो नॉर्मल एसआईपीज़ हैं मेरी 40,000 की वो चल रही हैं। उसके अलावा मैंने कुछ लार्ज कैप में एसआईपीज़ लगाई हैं जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन की लगाई हैं, मे बी 2 महीने 3 महीने 4 महीने। और उसके बाद मैं उनको हटा के अपना नॉर्मल एसआईपीज़ ही चलाऊँगा। लेकिन थोड़ा सा बेस और बॉटम पकड़ने के लिए मैंने एक सीमित 3-4 महीनों के लिए एसआईपीज़ लगाई है, ताकि लोअर लेवल पे जितनी हो सके मैं बाइंग कर सकूं। तो इस तरीके से मैंने एसआईपीज़ लगा रखी हैं। और स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी भी लमसम इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। लमसम इन्वेस्टमेंट आपकी लार्ज कैप में ही जानी चाहिए, फ्लेक्सी कैप में जानी चाहिए। फ्लेक्सी कैप में जो फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली वो लार्ज कैप में ही डालेगा इस वक्त। हमसे ज़्यादा समझदार है वो, तो उसकी समझदारी पे यकीन करें। और बाकी थोड़ा इंतज़ार करें, अभी तो बॉटम आउट होने में समय है। मार्च पूरा पड़ा है, अप्रैल में भी बॉटम आउट हो सकता है मार्केट होपफुली। तो अभी तक तो ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि मार्च में भी ऐसा ही रहेगा और अप्रैल तक मार्केट, हमारा इंडियन मार्केट बॉटम आउट हो जाएगा। बॉटम बन चुका है या बनेगा, इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता, ठीक है। किसी से पूछकर अपना टाइम भी वेस्ट मत किया करो कि अलग अलग वीडियोस पे जाके अलग अलग एक्सपर्ट से पूछ रहे हो। तुम्हारा भाई बता रहा है तो यकीन करो मैं आपको सही बता रहा हूँ। और आपको अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग लोगों से जाके पूछो भैया मार्केट बॉटम आउट हो गई, कब बॉटम आउट हो गई। बाकी मैं आपको लार्ज मिड और स्मॉल का भी बताता रहता हूँ। आई थिंक मैं बाइफिकेट करके बता भी रहा हूँ आपको। तो किस किस फंड में आप डाल सकते हो, किस में नहीं डाल सकते हो, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि बॉटम हुई है नहीं है ये तो कोई भी नहीं बता सकता है, ठीक है। तो बेकार में अपना टाइम वेस्ट मत किया करो कि कोई बड़ा सा आदमी 1 लाख रुपए का कोट पहन के आएगा और तुमको बता देगा कि भैया यहाँ पे बॉटम आउट हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं करने वाला, ठीक है। कोई नहीं बताने वाला ऐसे, किसी को पता भी नहीं होता, ठीक है। और जो क्लेम करते हैं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। और क्योंकि आपकी हार्ड एंड मनी है, आपकी या अपने पेरेंट्स की, जिसका भी पैसा आप लगा रहे हो, ठीक है। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है। कोई भी आपको नहीं बता सकता कि मार्केट कब बॉटम आउट होगा। कोई 50 लाख का कोट पहन के आए या 10 लाख का कोट पहन के आए, वो एक अलग बात है, ठीक है। और बाकी पूरा पोर्टफोलियो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ और आज ज़्यादा बहुत कुछ बताने के लिए रह नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय बद्री केदार।